नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के विषय में जानेंगे। तो वर्ण विचार में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सर्वप्रथम हम स्वर के बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखो स्वर के कितने भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके पश्चात व्यंजन है, वो भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और अन्य है अयोग वह, ये भेद के अंतर्गत नहीं आता लेकिन इन्हें पढ़ा जाता है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। तो आइए अब हम देखेंगे स्वर के विषय में विस्तार से वर्णन। तो देखिए, सबसे पहले उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वर वर्णमाला के वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जी हाँ, इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार के अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो देखो भेद क्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम समझेंगे ह्रस्व स्वर को। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी चुटकी बजाते ही जो बोले जाए। ये संख्या में 4 है, अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जी हाँ दुगुना समय, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। विशेष बात देखिए, दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। यानी ये नहीं कहेंगे कि वहाँ छोटा आ है तो यहाँ बड़ा आ, नहीं, यहाँ पर समय के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। जिसे बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर, और जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वो दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि यहाँ छोटे बड़े का अंतर है। यहाँ केवल और केवल उनके उच्चारण में लगने वाले समय का और उच्चारण में लगने वाले दबाव के अंतर्गत उनका अंतर स्पष्ट किया गया है। इसके बाद हम प्लुत स्वर देखेंगे। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर से भी आगे 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वैसे हम अन्य रूप में भी कह सकते हैं कि 3 गुना समय लगता है। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, या किसी शब्द का जब हमें उच्च यानी काफ़ी लंबे समय तक उच्चारण करना होता है तो भी हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे ओम, आप इसको कितना भी लंबा उच्चारित कर सकते हैं, उसमें प्लुत स्वर का लिखा जाता है। मैंने 3 गुना क्यों कहा, आप कभी देखना, जब आप ओम शब्द लिखते हैं, ओ फिर उसके बीच में 3 का अंक बना होता है जो देवनागरी लिपि का अंक है, और फिर म। उस 3 का अर्थ यही है कि इस ओम को बोलने में 3 गुना समय लगाना है अन्य स्वरों की अपेक्षा, तो इसलिए वहाँ पर 3 का चिन्ह बना होता है। अब मुझे किसी को लंबी आवाज़ देके किसी को तेज़ आवाज़ में बुलाना है तो मैं उनको कहूँगी राम, इधर आओ। तो वो जो राम है जो मैंने लंबे स्वर में बोला वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। अब देखो स्वरों की मात्राएं। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये व्यंजन को पूर्ण करता है। आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो देखो, आ में काम, ई में किस लिए, ई में खीर, उ गुलाब, ऊ भूल, री तृण, ए केश है, ओ चोर, औ चौखट। तो इस प्रकार इन स्वरों का और उनकी मात्रा का उच्चारण
किया जाता है। कृपया आप कभी भी इस प्रकार से मात्रा ना बोलें, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। नहीं, यह बिल्कुल भ्रांति है कि हमें इस प्रकार का उच्चारण करना चाहिए। ना ही आप उसके साथ लघु या दीर्घ बोलेंगे। आप उच्चारण के समय का ध्यान रखते हुए ही इनका उच्चारण करेंगे, तभी आपको मात्राओं में भिन्नता का ज्ञान होगा। अब देखिए, स्वर के बाद अयोग वह क्या होते हैं। देवनागरी वर्णमाला में अंग, ये अंग नहीं है, अंग, अंग। जो अनुस्वार का चिन्ह है, ऊपर बिंदु है, उसका उच्चारण केवल नाक तक रह जाएगा, उसे आपको अपने कंठ में नहीं लाना। अंग और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में अंग अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोग वह कहते हैं। यह ना स्वर है और ना ही व्यंजन। अह यानी अ के बाद जो विसर्ग लगी है उसका ह के रूप में उच्चारण होता है। जैसे अनुस्वार लगाएंगे मंच, हंस, अतः। देखा आपने, विसर्ग का उच्चारण किस रूप में हुआ है, ह के रूप में। और अयोग वहा ती में आपको अनुनासिक भी दिया जाता है। एक होता है अनुस्वार, एक अनुनासिक और तीसरा होता है विसर्ग। लेकिन दो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। विसर्ग का अधिक से अधिक प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी भाषा में अनुस्वार और केवल अनुनासिक का प्रयोग होता है। इसलिए आप हमेशा हिंदी भाषा का जब भी प्रयोग करें तो बिंदु लगानी है या चंद्र बिंदु लगाना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करके पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करें। अर्थात बिंदु के स्थान पर उसे अनुस्वार कहें और चंद्र बिंदु के स्थान पर उसे अनुनासिक कहें, क्योंकि भाषा का जब तक आप सही उच्चारण नहीं करना सीखेंगे तब तक आपके मन में एक भ्रांति पैदा होती रहेगी। क्योंकि यदि अध्यापक आपको अनुस्वार लगाने के लिए कह रहा है तो आप प्रत्येक कक्षा में पूछेंगे कि अनुस्वार क्या होता है, तो इसलिए आपको इसे ही बोलने की आपको अपनी आदत बनानी चाहिए कि अनुस्वार क्या है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और अनुनासिक क्या है, उसे कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो ध्यान से सुने फिर से। जो किसी व्यंजन या स्वर पर बिंदी लगाई जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह ठीक स्वर और व्यंजन के ऊपर होती है, मध्य में नहीं लगता। इसी प्रकार का कुछ नियम अनुनासिक का होता है। वह किसी व्यंजन और अनुस्वार के ऊपर लगता है, मध्य में नहीं, उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। देखिए अब आपको परिभाषा के रूप में यहाँ दिया गया अनुस्वार और अनुनासिक। बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जी हाँ, शिरोरेखा क्या किसे कहते हैं, जो रेखा शब्द के ऊपर लगाई जाती है। अंग्रेजी भाषा में इसे हेडलाइन कहते हैं। तो जो रेखा शब्द के ऊपर लगाई जाती है, उसके शीर्ष पर लगाई जाती है, उसे शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये छोटी छोटी सी जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं हिंदी भाषा की, ये समझ में आ रही होंगी कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर में किस प्रकार का चिन्ह लगा होता है, शिरोरेखा किसे कहते हैं। और ये इस प्रकार की भाषा से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली आपको आवश्यक रूप से आनी चाहिए, अन्यथा आप फिर इन्हें समझ नहीं पाएंगे और हमेशा अशुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करते रहेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक के जो रूप है वो किस प्रकार से शब्दों में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक का विशेष प्रयोग यह भी होता है कि जैसे हमने एक जगह लिखा है हंस और एक जगह लिखा है हंस, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब आपने अनुस्वार लगाया हंस,
हंस पर आपने अनुस्वार लगाया तो उसका उच्चारण अलग है और चंद्र बिंदु का उच्चारण अलग है। अनुनासिक का हंस में चंद्र बिंदु आता है और हंस में अनुस्वार आता है। तो देखिए इनका अंतर आप समझिए ध्यान से। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार नासिक के व्यंजन ध्वनि है, यानी केवल और केवल नाक से बोली जाती है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है, यानी अनुनासिक क्या है, वो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। यह नासिक के व्यंजन ध्वनि यानी पंचम वर्ण का रूप में अनुस्वार में प्रयोग होता है, जबकि अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है। यह ध्वनि गुण है। इसके दूसरा अंतर देखिए, इसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है। अनुस्वार में हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है और अनुनासिक इसके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। तीसरा अंतर देखिए, यह स्वर के बाद अपने नाम के अनुसार आता है और यह स्वर के साथ आता है। इसका लिपि चिन्ह बिंदु है, इसका अनुनासिक का लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। उदाहरण देखिए अनुस्वार के, पंचम, आनंद, परंपरा, दंड, वंश, संवाद। और अनुनासिक के देखिए, आंगन, चांद, हंसना, 65। जब दो मात्राएं दीर्घ मात्राएं आती हैं तो चंद्र बिंदु अनुस्वार का रूप ले लेता है, अन्यथा नहीं तो यहाँ पर अनुनासिक ही है। तो आशा है आपको अनुस्वार और अनुनासिक में यह दी गई सारणी के अनुसार अंतर समझ आ गया होगा और अब आप आगे हिंदी भाषा में सही रूप से अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। देखिए पंचम, आनंद सब में व्यंजन के ऊपर ही लिखा हुआ है, अनुस्वार लगाया हुआ है, कहीं भी मध्य में नहीं है। और इसी प्रकार अनुनासिक में भी जो चंद्र बिंदु है, जो अनुनासिक लगाया गया, वो केवल और केवल स्वर के ऊपर लगाया हुआ है, अन्य कहीं से स्थान पर नहीं।